नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हाल ही में बरेली में एक 4 साल की मासूम बच्ची के मर्डर की सनसनीखेज कहानी सामने आई है, जिसमें उस मासूम बच्ची को ऐसे मौत दी गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिसने ये घटना सुनी उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि कोई अपना भी ऐसा काम कैसे कर सकता है। कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साहिल। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के शिकारपुर चौधरी गांव की है। 4 साल की मासूम बच्ची मिष्टी जो अपने घर के आंगन में खेल रही थी, उसको खेलता छोड़ के उसकी माँ घर के अंदर जाती है कुछ काम करने, लेकिन जब वो वापस बाहर आती है तो मिष्टी आंगन से गायब थी। ये देखकर उसकी माँ ने सोचा कि वो पास के ही किसी घर में खेल रही होगी और ये सोचकर वो अपने काम करने लग जाती है। लेकिन जब मिष्टी देर शाम तक घर नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता होने लगी और सभी घर वालों ने मिलकर उसको गांव में ढूंढना शुरू कर दिया। 2-3 घंटे ढूंढने के बाद जब बच्ची का कोई पता नहीं लगा, फिर उसके माता पिता ने इज्जतनगर पुलिस स्टेशन जाकर उस बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। इस घटना ने पूरे गांव को डरा कर रख दिया था कि एक छोटी सी बच्ची गांव से कैसे गायब हो सकती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव में तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मिष्टी के घर वालों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्होंने बच्ची को आखिरी बार अपने ही आंगन में खेलते हुए देखा था। लेकिन इसी बीच एक पड़ोसी ने बताया कि मिष्टी की चाची सावित्री का व्यवहार उस दिन से कुछ अजीब था। वह किसी को अपने घर के आसपास आने नहीं दे रही थी और ना ही किसी से बात कर रही थी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू किए। तभी एक फुटेज में कुछ अजीब बातें नजर आईं। पुलिस ने मिष्टी को आखिरी बार सावित्री के घर की तरफ जाते हुए देखा। यह जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। जांच के दौरान पुलिस ने गांव के दूसरे ओर हलचल देखी। पास जाने पर उन्होंने वहां एक बोरी पड़ी देखी। जब बोरी खोली गई तो वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। उस बोरी में उस मासूम बच्ची मिष्टी की लाश थी। उस बच्ची के शव की हालत देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह हत्या किसी सामान्य मकसद से नहीं बल्कि किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए की गई थी। पुलिस ने सावित्री को तुरंत हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि गंगाराम, जो उसका दूर का रिश्तेदार है, और एक तांत्रिक ने उसे काले जादू के लिए बच्ची की बलि देने के लिए उकसाया था। इस दावे ने मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। इस रहस्य का पर्दा उठना अब भी बाकी था कि क्या यह सिर्फ सावित्री और गंगाराम की करतूत थी या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी। सावित्री की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले को और गहराई से खंगालने का निर्णय लिया। पूछताछ के शुरुआत में सावित्री ने पुलिस को कुछ नहीं बताया और ना ही पुलिस को उसके घर से कोई बड़ा सुराग मिला। लेकिन पुलिस को सावित्री के चेहरे को देखकर यह विश्वास हो गया था कि सावित्री पुलिस से कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है, क्योंकि एक अजीब सा डर सावित्री के चेहरे पर दिख रहा था। एसपी अनुराग आर्य ने टीम को निर्देश दिया कि सावित्री पर लगातार दबाव बनाया जाए और उन्होंने महिला अधिकारियों की हेल्प से उससे सवाल जवाब करवाया। यह तरीका सफल रहा। धीरे धीरे सावित्री ने अपने भयानक अपराध को कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने रिश्तेदार और तांत्रिक गंगाराम के कहने पर बच्ची को बलि के लिए तैयार किया। गंगाराम एक चर्चित तांत्रिक था जो कई सालों से शिकारपुर और आसपास के गांवों में काले जादू की क्रियाएं करता आ रहा था। सावित्री ने पुलिस को बताया कि गंगाराम ने उसे यकीन दिलाया था कि अगर वह मासूम बच्ची की बलि देती है तो उसकी जिंदगी के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। पुलिस ने तुरंत गंगाराम की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई। गंगाराम को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वह अपने ठिकाने बदलता रहता था और एक रहस्यमयी जीवन जीता था। पुलिस को पता चला कि घटना के दिन के बाद से वह फरार था। जैसे जैसे मामले की खबर फैली, गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोग गंगाराम की तांत्रिक गतिविधियों से पहले से ही डरते थे। सभी गांव वालों ने पुलिस से अपील की कि गंगाराम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस बच्ची के घर वालों को न्याय दिलाया जाए। पुलिस ने सावित्री से गंगाराम के बारे में और जानकारी प्राप्त की। उसने बताया कि गंगाराम ने पहले भी कई छोटे जानवरों की बलि दी थी और दावा किया था कि इससे
वह अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर पाएगा। लेकिन इस बार उसने इंसानी बलि की मांग की थी। पुलिस को पता चला कि गंगाराम अक्सर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर अपने तांत्रिक अनुष्ठान करता था। टीम ने उस स्थान पर छापा मारा और वहां से कई ऐसी वस्तुएं बरामद की जिसे देखकर सब हैरान हो गए, जिनमें राख, खून के धब्बे और तांत्रिक अनुष्ठानों के इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल थे। लगातार कोशिशों के बाद पुलिस को आखिरकार गंगाराम के ठिकाने का पता चल गया। वह गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान घर में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी ने इस रहस्यमय कहानी को एक नया मोड़ दिया। गंगाराम ने गिरफ्तारी के बाद कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस को यकीन था कि उसकी चुप्पी के पीछे कई और भयानक राज छुपे हुए हैं। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अब सवाल ये था कि सावित्री और गंगाराम इस जघन्य अपराध के पीछे अकेले थे या इस काले जादू की दुनिया में और भी कई लोग शामिल थे। गंगाराम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसको सख्ती से पूछताछ के लिए इज्जतनगर थाने में लेकर आ गई। उसके चेहरे पर कोई भी डर या पछतावा नहीं था, लेकिन पुलिस ने ठान लिया था कि इस घिनौने अपराध के पीछे की हर सच्चाई बाहर लाई जाएगी। शुरुआती घंटों की पूछताछ में गंगाराम ने कुछ भी स्वीकारने से इनकार कर दिया। वह हर सवाल का जवाब घुमा फिरा कर देता रहा। पुलिस ने सावित्री के बयान और गंगाराम के तांत्रिक अड्डों से बरामद सबूतों को उसके सामने रखा, लेकिन गंगाराम हंसते हुए कहता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। जब पुलिस ने गंगाराम को बताया कि उसके अड्डे से मिले खून के धब्बे और तांत्रिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, तो गंगाराम के चेहरे पर डर दिखने लगा। सावित्री ने जो खुलासा किया था उसे पुलिस ने गंगाराम के सामने रखा। सावित्री ने बताया था कि गंगाराम ने बच्ची की बलि देकर अलौकिक शक्तियां हासिल करने की योजनाएं बनाई थीं। गंगाराम ने पहले इसे नकारा, लेकिन जब पुलिस ने सावित्री द्वारा दिए गए बयान और सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया तो गंगाराम ने स्वीकार किया कि वह उस रात सावित्री के घर पर ही था। उसने बताया कि सावित्री पहले से ही अपनी निजी परेशानियों के कारण डरी हुई थी और जल्दी समाधान चाहती थी। गंगाराम ने उसका फायदा उठाया और उसे मासूम बच्ची की बलि देने के लिए राजी कर लिया। उसने सावित्री को विश्वास दिलाया कि ऐसा करने से उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गंगाराम ने पुलिस के सामने वह खौफनाक घटना बताई कि किस तरह सावित्री ने मिष्टी को झूठ बोलकर अपने घर बुलाया। वहां गंगाराम ने उसे तांत्रिक अनुष्ठानों के तहत एक विशेष रस्म में इस्तेमाल किया। मिष्टी रो रही थी, लेकिन गंगाराम ने सावित्री को बोला कि वह बिना भावुक हुए इस रस्म को पूरा करे। इसके बाद गंगाराम ने मासूम बच्ची की हत्या कर दी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, पुलिस को समझ आने लगा कि यह मामला सिर्फ मिष्टी की हत्या तक सीमित नहीं था। गंगाराम ने स्वीकार किया कि उसने और उसके शिष्यों ने पहले भी कई ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान किए थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई कि क्या गंगाराम का काला जादू केवल एक अंधविश्वास था या इसके पीछे किसी बड़े आपराधिक गिरोह का हाथ था। गंगाराम के बयान ने कई और सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस ने गंगाराम से जुड़ी हर जानकारी को गहराई से खंगालने का फैसला किया। उसके बयान से पता चला कि वह अकेला काम नहीं कर रहा था। उसने बताया कि बहुत सारे लोगों ने उसकी बातें मानकर ऐसे अनुष्ठान पहले भी करवाए हैं। इन अनुष्ठानों के लिए अक्सर गरीब और असहाय लोगों को निशाना बनाया जाता था। गंगाराम ने स्वीकार किया कि वह एक बड़े तांत्रिक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसमें कई गुरु और शिष्य शामिल थे। उसने बताया कि मानव बलि पहली बार नहीं दी गई थी। पुलिस ने गंगाराम के बयान के आधार पर उसके शिष्यों और साथी तांत्रिकों की सूची तैयार की। उसके मोबाइल फ़ोन से कई नंबर मिले जो इस नेटवर्क के बड़े स्तर पर काम करने का सबूत थे। पुलिस ने ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए जहां पर गंगाराम और उसके शिष्य अनुष्ठान किया करते थे। गंगाराम के इन खुलासों के बाद शिकारपुर और आसपास के गांवों में लोग गुस्से से भर गए। सावित्री ने पुलिस को बताया था कि उसकी निजी समस्याओं और अंधविश्वास ने उसे इस अपराध की ओर धकेला। सावित्री ने बताया कि वह गंगाराम की बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उसे सही और गलत का विचार ही नहीं आया।
लेकिन पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी भागीदारी इस अपराध में कम नहीं थी। गंगाराम के ठिकाने पर छापेमारी में पुलिस को वहां से जादू टोने के उपकरण, खून के धब्बे और कई मासूम जानवरों के अवशेष मिले। पुलिस को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कई अनुष्ठानों की जानकारी दर्ज थी। इसमें मानव बलि से संबंधित प्रक्रिया और संभावित स्थानों के नाम लिखे थे। इन सबूतों ने पुलिस को यकीन दिलाया कि गंगाराम का नेटवर्क पूरे राज्य में फैला हुआ था। गंगाराम के बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके 4 शिष्यों को गिरफ्तार किया। ये सभी शिष्य अलग अलग गांवों में अनुष्ठान कराते थे और मासूम लोगों को ठगा करते थे। पूछताछ में इन शिष्यों ने स्वीकार किया कि वे गंगाराम के आदेश पर काम करते थे और कई बार ऐसी रस्मों में हिस्सा लिया था जिनमें जानवर और कभी कभी इंसानों की बलि दी जाती थी। गांव के लोगों ने गंगाराम और उसके नेटवर्क के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग मांग कर रहे थे कि इस तांत्रिक नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गंगाराम और सावित्री को जब अदालत में पेश किया गया तो पूरा क्षेत्र इस घटना पर ध्यान देने लग गया। सावित्री ने अंधविश्वास के चलते अपने ही बच्ची जैसी मिष्टी को जान से मार दिया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि किसी मासूम बच्ची की बलि देने से उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कैसे हो सकती हैं। वो गंगाराम के झांसे में ऐसे आई कि उसने अपने साथ साथ अपने पति और बच्चों की भी लाइफ खराब कर दी और वो गंगाराम अभी भी जेल में ही है और केस चल रहा है। तो दोस्तों, आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं सोनाक्षी के साथ।